नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने अब तक जाना कि सुधा का विद्यालय कहाँ था, अब जरा उसके आगे का वर्णन सुनिए। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बाँस के झाड़ के पीछे किस चीज़ के फूल हैं। पुराने पीपल का गिलोय की लताएं चढ़ी हैं और कनौदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मात है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काज़मी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थीं। हालांकि उनका दीवान छप कर मशहूर हो चुका था, मगर किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति, अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर हुसैन के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी और उसके नाम उन्होंने रखा था आतिश फिज़ा। घास, फूल, लताएं और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झाँका करती थी। इसीलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभी निष्क्रमण और उसके बाद लताओं की छाँव में जाकर ध्यान योग की साधना ने उसकी एकमात्र साधन सुधा थी। आम की घनी छाँव में हरी हरी धूप पर दोनों के सिर नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकती थी। जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो, गालिब की शायरी से लेकर उसके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिनी ने गिलट का कड़ा बनवाया और सुधा बताया करती थी। दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी। जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा ने न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, अपनी चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लताओं के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्मेश पलकों से फूलों को देखती रहती, आँखों से ना जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज़ का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बच जाना चाहती थी, उसकी कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी ज़िंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई कि लगता था सूर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए हैं। वह धर्मवीर भारती जी। लड़कियां गेसु और सुधा के स्वभाव और उसकी अभिन्नता से वाकिफ थीं। इसीलिए आज सुधा की मोटर आकर सायवान में रुकी
उनमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की और फिर कामनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर दिया और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बाँह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी है। आओ चलो देखें लताओं में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था। मिस उमालकर पढ़ा रही थीं। बीच की कतार की एक मेज पर कामनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थी। मेज़ के बगल में खड़ी हुई, हाथ में किताब लिए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताब में से कुछ लिखा हुआ था, उसी की हिंदी में अनुवाद करते हुए बोलती जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में यह शुष्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच में बोला, गुरुजी गांधी जी आलू खाते हैं ना या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से में से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, व्हाट टॉक हाउ गांधी, आई वांट नो पॉलिटिक्स डिस्कशन इन क्लास। गांधी जी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीति बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गईं और मेज़ पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियाँ बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या, निकाल चने का हरा साग, खाकर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर आप शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाने में ताड़ की मिश्री मिला कर सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुँह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन। फिर उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन। अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रेमा की ओर देखा और प्रेमा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और चढ़ने वाला है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामनी ने कहा, खत वत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से में नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर हो गईं और थोड़ी देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के बाहर पास वाले
छतनार पकड़ के नीचे लेटी हुई थी। अब इसके आगे का भाग आगे सुनते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए तो, एक बार देखिए तो। धर्मवीर भारती के शब्दों का चयन, प्रकृति का चयन, लड़कियों के स्वभाव का चयन। हमें अवश्य बताएं आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी। धन्यवाद।